उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत जी, इसके सदस्य डॉक्टर सविता अग्रवाल जी, मेजर जनरल मनोज कुमार जी, जिनका भी थोड़ी देर पहले परिचय दिया गया, नंदितेश नीले जी, जो कि एथिक्स एंड मोरल वैल्यूज पे आपसे चर्चा करेंगे। आज के इस कार्यशाला में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अन्य सम्मानित सदस्यगण, देश के विभिन्न लोक सेवा आयोगों से आए हुए सदस्यगण, मैं सामान्य तौर पर हिंदी में ही बात करता हूं। अगर किसी को ऑब्जेक्शन न हो तो मैं हिंदी ही बोलना चाहूँगा। मैं अंग्रेजी तभी बोलता हूं जब वहां पे ऐसे लोग हो जिन्हें अंग्रेजी हिंदी न समझ में आ रही हो। आप सारे चूंकि सदस्य हैं लोक सेवा आयोग के, इसलिए मैं सोचा कि आपसे हिंदी में बात करूं। इज दैट ऑल राइट? अदरवाइज आई स्विच अबाउट इंग्लिश। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए खेद व्यक्त करूंगा कि मैं खुद आना चाह रहा था आपसे सीधे संवाद करने के लिए। जब मुझे संजय जी ने इसका मौका दिया तो मुझे लगा एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि आप वो लोग हैं जो कि नए प्रशासक तैयार करते हैं, नए पुलिस अधिकारी तैयार करते हैं, नए जजेस तैयार करते हैं, तमाम सारे अन्य जो शासन के संचालन में लोग लगे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगे हुए हैं, उनको तैयार करते हैं। आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संजय जी ने बताया कि मैं आऊं और आपसे साथ सीधा संवाद करूं, बगैर सोचे मैंने तत्काल उन्हें सहमति दे दी। लेकिन आज चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस में हैं, मुख्यमंत्री जी भी वहां पे हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे मुख्यालय में रहना आवश्यक है, जिसकी वजह से मैं नहीं आ सकता। इसलिए आज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके मैं सीधे आपसे यह संवाद कर रहा हूं। जो भी हमारे अन्य प्रांतों से सदस्य आए हैं, आप सबका प्रयागराज की पावन धरती पर बहुत बहुत अभिनंदन। थोड़े दिनों पहले ही संजय जी ने पूरे देश भर के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का उनका एक सम्मेलन किया था, और अब ये दूसरा इंटरव्यू टेक्निक, इसके बारे में आज पूरे दिन भर की कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं। मैं इसके लिए संजय जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इंटरव्यू आज से नहीं बल्कि हमेशा से होते रहे। जब मैं भी आईएएस की परीक्षा क्लियर किया तो मेरा भी इंटरव्यू यूपीएससी में हुआ था। लेकिन जब मैं 1983 में अपना इंटरव्यू दे रहा था, 83 में एग्जाम दिया था, तब से और आज के डेट में स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया। पहले जिस प्रकार से इंटरव्यू होते थे, इंटरव्यू के टेक्निक में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया, लेकिन इंटरव्यू कैसे हो, क्या हो, कैसे रेलेवेंट हो सके समय के साथ, इसमें सोच में परिवर्तन की आवश्यकता है। अभी मैं संजय जी के प्रेजेंटेशन को बड़े ध्यान से देख रहा था, उन्हें बहुत ध्यान से सुन भी रहा था। किस प्रकार से उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था इजाद की है, और मैं समझता हूं निश्चित तौर पे अन्य राज्यों ने भी किया होगा, और नहीं किया होगा तो हमें एक दूसरे से सीख करके करना चाहिए, कि जिससे हमारा किसी भी प्रकार से कोई भी इन्फ्लुएंस इंटरव्यू प्रोसेस पे नहीं पड़ना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो पिछले लगभग 7 साल से सरकार चल रही है, इसकी खासियत है कि अभी तक किसी भी परीक्षा में, जो हमारी इस प्रकार की प्रतियोगितात्मक परीक्षाएं हुई हैं, किसी ने उंगली नहीं उठाई। किसी भी परीक्षा में लोग कोर्ट में लड़ने नहीं गए, क्योंकि पूरी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के साथ ये परीक्षाएं हो रही। और आपको जानकर खुशी होगी, जिसका एक संक्षेप में जानकारी भी
संजय जी ने दी कि जो हमारी पिछली उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हुआ, वो मात्र 10 महीने के भीतर भीतर उसका रिजल्ट जारी कर दिया। ये अपने आप में कोई जमाना था जब 3-3 साल तक रिजल्ट नहीं आते थे, लोग वही, काम भी वही, कहाँ 3 साल लगता था और आज 10 महीने के भीतर रिजल्ट। और उससे भी ज्यादा कमाल हुआ कि जब यहाँ पे हमारे सिविल जजेस का जो सिलेक्शन हुआ, उनकी परीक्षा हुई, उसको तो मुझे ख्याल है कि लगभग 6.5 महीने में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये सिलेक्शन होता और यहाँ पे तो जब नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं तो जानकर बड़ी खुशी होती है कि पूरे प्रदेश का कोई जनपद बचा नहीं जिस जनपद से बच्चे ना आए। महिलाएं, पुरुष, विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्षेत्र के लोग, हर एक का उसमें समावेशी इस प्रकार से चयन हो रहा है। इसका मतलब ये परीक्षा पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट और पूरी तरीके से निर्विवाद है। हर कोई बेस्ड ऑन देयर मेरिट, बेस्ड ऑन देयर कॉम्पिटेंस उनका सिलेक्शन हो रहा है। मैं इसके लिए हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष संजय जी का और उनके पूरे टीम का हृदय से साधुवाद करता हूं। और जैसा कि आज उन्होंने कहा कि मैं 10 महीने नहीं बल्कि 9 महीने में करूंगा, मैं इसके लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। आप 9 महीने, 8 महीने, आप इतना बिल्कुल एक बार हिम्मत और हौसला हो तो हर कोई काम हो सकता है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी ने सब कुछ संभव करके दिखा दिया है। लेकिन समय के साथ जो मैंने कहा कि परिवर्तन हुआ, आज जब हम 1983 में इम्तिहान दे रहे थे, यूपीएससी का एक परीक्षा दे रहे थे, तो हमारा देश किस हालत में था। और आज 2023 में जब बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं और बच्चे उसको सेलेक्ट होकर के नए एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाह रहे हैं, तो हमारा देश जो एक विकासशील देश हुआ करता था, डेवलपिंग कंट्री होता था, आज हम एस्पिरेशनल हैं डेवलप कंट्री के लिए। हम एक विकसित देश बनने वाले हैं आगामी 2047 में। बताऊं, मैं लगभग 5 साल भारत सरकार का सचिव रहा। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्प है देश को 2047 में विकसित करने का, मुझे तो पूरा विश्वास है कि 2047 नहीं, उसके 2-1 साल 3 साल पहले ही हमारा देश उन तमाम सारे देशों की श्रेणी में खड़ा होगा, चाहे अमेरिका हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ कोरिया हो, सिंगापुर हो, उनकी श्रेणी में खड़ा होगा। अगर देश विकसित बन रहा है तो हमें प्रशासकों को भी विकसित मानसिकता का बनाना आवश्यकता है। यानी हमारी परीक्षा भी और हमारा साक्षात्कार भी उसी के हिसाब से होना चाहिए। सामान्य तौर पे जो टेलरियन फिलॉसफी है कि एक ब्यूरोक्रेसी जो है स्टेटस कोइस्ट है, यथार्थवादी, जैसा हो रहा है वैसे हो नहीं, अब इसका समय खत्म हो चुका है। अब तो हमारे देश एस्पिरेशनल हो चुका है। अब हम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस प्रकार की बातें करते हैं। अब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। हमें ऐसे प्रशासक चाहिए जो क्विक निर्णय ले सके, ऐसे प्रशासक चाहिए जो हिम्मत कर सके, निर्णय लेने के लिए हिम्मत कर सके कि हमें इस निर्णय लेने से क्या दूरगामी प्रयास बनेंगे, क्या दूरगामी परिणाम होंगे इसके। आज जिस प्रकार से पूरे देश को विकसित भारत संकल्प के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, हर कोई को एक सैचुरेशन मोड में लाया जा रहा है। आने वाले समय में हम पहले बात करते थे गरीबी की रेखा से इतने सारे लोग नीचे, इतने स्कूल हैं जहां पे पीने का पानी नहीं है, शौचालय नहीं है। आज हमारे सारे स्कूल पीने का पानी भी है, शौचालय भी है, हमारे सारे अस्पतालों में व्यवस्था है, हमारे गांवों में आज डिजिटल कनेक्टिविटी है।
आज हमारे गांव में तमाम किस्म की ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जिसकी आज से 10 साल पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो अगर हमारा प्रशासक उस पुरानी सोच का होगा तो शायद इस काम को वो नहीं कर पाए। यथार्थवादी अगर उसको कहे कि जैसा जैसा है वैसा होने दे, अगर वो जैसे कभी कभी प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो फाइल में लाइफ पूरी अपनी जिंदगी वो फाइल में गुजारने वाला है, तो धीरे धीरे स्नेही स्नेही काम तो कर सकता है, अपनी जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन वो बिल्कुल इररिलेवेंट है, आज के समय के लिए बिल्कुल इररिलेवेंट है। आज तो हमारा प्रशासक ऐसा होना चाहिए जिसको टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए। आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या है, आईओटी क्या है, ऐसे जो तमाम किस्म की नई नई टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में जिस प्रकार जैसे जैसे फर्क आ रहा है, जैसे देश में बदलाव हो रहा है। बिग डाटा क्या है, इसकी उसको जानकारी होनी चाहिए, तब वो उसको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो उसका प्रयोग कर सकता है। हमें व्यवस्था, हम उसको एक्सपर्ट बाहर से हायर कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि सारा का सारा काम संजय जी या आपके सदस्य स्वयं करते हैं? बहुत कुछ चीज वो हायर करते हैं बाहर से, लेकिन पहले मालूम तो चलना चाहिए। अगर आप मार्केट में जाएं और आपको मालूम ही नहीं है कि कौन सी सब्जी बहुत अच्छी है जो कि हमारे न्यूट्रिशन को देगी, या कौन सा चीज ऐसा है जो कि हमारे ऊपर अच्छा खिलेगा, तो आप क्या खरीदेंगे? तो आपको वो जानकारी होनी चाहिए, आपका वो एक्सपोजर होना चाहिए। तो हमारा प्रशासक जो है टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमारे प्रशासक को वो जमाना बीत गया जब हम छोटे छोटे फुलझड़ियां छोड़ा करते थे, ये इनको ये कर देंगे, उनको ये कर देंगे। आज इंक्लूसिव भारत, एक विकसित भारत जिसमें हर कोई का अपना योगदान है, उसके ऊपर काम चल रहा है। और जब मैं इस प्रकार की बात करता हूं, भारत की बात करता हूं, तो मान के चलिए हमारे प्रदेश में बिल्कुल उसी का एक समरूप माननीय मुख्यमंत्री जी, उसका बिल्कुल पैरेलल यहां चलते हैं। तो हमें हर कोई का विकास करना, हर क्षेत्र का विकास करना। आप सोचिए कि पहले हम सोचते थे कुछ ऐसे, जब हम जिलाधिकारी हुआ करते थे, जब हम अलग अलग पोस्ट पे सीडीओ हुआ करते थे, हम सोचते थे कि ये तो जिले ऐसे हैं जहां जाना एक पनिशमेंट है, वहां तो कुछ नहीं मिलेगा, रात में बिजली भी नहीं रहेगी, मच्छर भी काटे। वो जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने चयन किया, और आज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनकर के अन्य जनपदों से वो आगे बढ़े। इसी प्रकार से अभी एस्पिरेशनल 500 ब्लॉक चयन किए। तो पहले बड़ी यूनिट जिला के रूप में, अगर आप तो बहुत जानकारी रखते हैं, आप देख सकते हैं एस्पिरेशनल जनपद का किस प्रकार से विकास हुआ हर क्षेत्र में, चाहे वो इंक्लूसिविटी के बारे में हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, हेल्थ सर्विसेज के बारे में हो, एग्रीकल्चर के बारे में हो, हर क्षेत्र में उसका विकास हुआ, और इस तेजी से विकास हुआ कि आज लोग वहां पहुंचना चाहते हैं। इसी प्रकार से हर एक ब्लॉक, जो हमारे 500 स्पेशल ब्लॉक लिए गए हैं स्पेशल, उनके ऊपर मिशन मोड में उनको डेवलप करने के लिए, ये वो छोटे पैच है हमारी। तो जो एक विकसित विकास करने की जो व्यवस्था थी, डेवलपमेंट मॉडल था, 1952 से चल रहा है। सोच सकते हैं 70 साल पहले से चल रहा है, लेकिन आज एक फोकस तरीके से हमारे ब्लॉक्स को एस्पिरेशनल ब्लॉक्स लेकर के उसको डेवलप करने का काम किया जाए। बहुत जल्दी ये ब्लॉक भी लगभग हमारे अन्य ब्लॉक्स के बराबर खड़े होंगे या उनसे आगे बढ़ते हैं। अभी एक नई चीज उत्तर प्रदेश ने चालू की माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, हम एस्पिरेशनल नगर, यानी हमारे उत्तर प्रदेश में जो 762 जो विभिन्न नगर निकाय हैं, उनमें से 100 को सेलेक्ट किया और उनको एस्पिरेशनल, उनको एस्पिरेशनल का मतलब कि जो सबसे इंडेक्स में सबसे नीचे उनको लिया और उनके ऊपर फोकस अटेंशन देकर के मिशन मोड में उन्हें हम आगे बढ़ा रहे। मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं, आज हमारा देश किसी को छोड़ता नहीं है, हर क्षेत्र को पूरी फोकस के साथ उसको लेके बढ़ाता है।
हर कोई जो गरीब है उस गरीब को चाहे पीने का पानी हो, चाहे शौचालय हो, चाहे सड़क की सुविधा हो, चाहे मकान की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, गैस की सुविधा हो, आप सोचिए, ताकि हर कोई को इस प्रकार से सक्षम बनाने के लिए देश काम कर रहा है कि जिससे वो भी अपने आप में देश के उस आर्थिक विकास को, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का एक संकल्प कहा है, उस संकल्प तक पहुंचने में अपना योगदान दे सके। अभी बड़ी अच्छी कहानी सुनील जी बता रहे थे, गिलहरी वाली। सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट कहानी है। इतने सारे बंदर लेकर के हमारे जो नल नील, उसके ऊपर राम लिख करके, और कैसे उस पर सारे सारे पत्थर गिरा रहे थे समुद्र में, लेकिन जो गिलहरी थी अपना कुछ नहीं, थोड़ा सा जो वहां का रेत था उस रेत को ही लेकर के उन दोनों को जोड़ रही थी। उसका भी कितना बड़ा योगदान। यानी कोई हमारा अछूता नहीं होगा जो विकसित भारत से अपने को जोड़ नहीं सकता। अब ऐसे में हमारा जो नया प्रशासन बनेगा, चाहे पुलिस का अधिकारी बने, चाहे जुडिशियल अधिकारी बने, चाहे प्रशासनिक अधिकारी बने, अन्य विभागों का अधिकारी बने, उन सब की सोच में इंक्लूसिविटी पक्के तरीके से जुड़ी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी भी और उसके साथ ये भी होनी चाहिए। तीसरा, आज हमारा देश किस तेजी से इनोवेशन को गोद ले रहा है। इतने स्टार्टअप्स हमारे पैदा हो रहे हैं, जिस तेजी से हमारा मेक इन इंडिया हो रहा है, स्टार्टअप्स नए नए। मैं तो आईआईटी कानपुर से पढ़ा हूं। जब हम पढ़ा करते थे 1983 में, मैं पास आउट किया था, तो हमारे दिमाग में एक बात होती थी कि हम अमेरिका चले जाए। इनफैक्ट हमारे साथ 56 लोग थे मेरे साथ आईआईटी कानपुर में जो पास आउट किए थे, तो करीब 50 से लोग तो तुरंत ही अमेरिका चले गए। इतनी ज्यादा यहां से एक्सोडस होता था। लेकिन अब जब मैं आईआईटी जाता हूं, अभी हाल में मैं आईआईटी कानपुर को मैं गया, वहां डिस्टिंग्विश अलुमनाई अवार्ड मिला मुझे, और भी किसी फंक्शन में गया, देखिए इतनी खुशी होती है कि आज वो बच्चे अपनी उस नॉलेज को जो आईआईटी में पढ़ते हैं, उसको नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से एंटरप्रेन्योरशिप पैदा करते हैं और वो देश को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ये बदलता हुआ भारत है। उस बदलते हुए भारत के लिए ऐसे प्रशासक हमें चुनने। इसी प्रकार से जो हमें ऐसा चाहिए जो कि पहले सब कुछ चीजें पर्दे के पीछे चलती थी, हमें ऐसा प्रशासक चाहिए जो ट्रांसपेरेंसी को अंगीकार करता हो, जो कि प्रोफेशनलिज्म को आगे बढ़ाता हो। हमें ऐसे प्रशासक का चयन करना, ऐसे लोगों का चयन करना जो नए भारत के लिए सुयोग्य होंगे, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए सुयोग्य होंगे। तो इसके लिए जो हमारी इंटरव्यू की टेक्निक है, टेक्निक तो वही रहेगी, लेकिन इंटरव्यू के टेक्निक में आपको कुछ ऐसी विधाओं को जोड़ना पड़ेगा, चाहे आप हैं या आपके जो एक्सपर्ट हो, उनके द्वारा ऐसी ऐसी चीजों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे लोगों में बहुत ऐसा नहीं है कि 20 मिनट में आपके पास कुछ जादू है जिस जादू से आप इन चीजों को निकाल सकते हैं। लेकिन 20 मिनट में आप तो जानते हैं, इसमें मैं देख रहा हूं मेरे सामने बहुत सारी माताएं भी। पूरा चावल पकाने के लिए हर चावल को देखना जरूरी नहीं होता है कि वो पका हुआ है। केवल एक दाना चावल देख लेते हैं कि जब वो पका हुआ है तो बाकी सारा चावल पका हुआ है। ऐसे आप कुछ प्रोबिंग क्वेश्चंस कर सकते हैं जिससे बच्चे के अंदर क्या वैल्यू सिस्टम डेवलप हुआ है, क्या वो नए भारत के लिए माकूल है कि नहीं, उस बात को आप पता कर सकते हैं। सबसे पहले तो आवश्यक है, क्योंकि बच्चे आपके सामने अलग अलग बैकग्राउंड के आते हैं। मैं खुद एक ग्रामीण परिवेश में पैदा हुआ, ग्रामीण परिवेश में आगे बढ़ा, पला बढ़ा। फिर बाद में मुझे मौका मिला, सरकार ने मौका दिया और मैं शहर में चला गया, रांची पढ़ा, फिर आईआईटी कानपुर आया। लेकिन मेरे अंदर वो गांव की जो थी थोड़ी झिझक थी। अगर हमारा इंटरव्यू बोर्ड हमें पूरी तरीके से ऐसा माहौल नहीं देता कि जिससे कि मैं खुल करके बात कर सकूं, तो शायद मैं इंटरव्यू ठीक से नहीं दे पाता। तो पहले तो उसको एक अच्छा माहौल देने की आवश्यकता है। लेट हिम फील फ्री एंड फुल्ली टोटली ऑन हिज ओन।
ये आपको उनको बतानी, उनको ऐसा माहौल देने की जरूरत है। कुछ बच्चे घबराते भी हैं, कुछ बच्चे बहुत संकोच भी करते हैं, लेकिन जब उनके अंदर गहराई में जब जाएंगे तो आपको देखेगा ये तो बड़ा सही आदमी है, इसी आदमी को होना चाहिए, इसी को इस प्रकार की जिम्मेदारी मिलना चाहिए। जो अभी आपको संजय जी बता रहे थे, C+- से लेकर के A++ तक जो बता रहे थे, वो उसका जो चयन इन्हीं आधार पर होना चाहिए। तो एक बार जब उसको अच्छे माहौल में बैठेगा, अब उसके बाद आप उसको मे भी कुछ ऐसे सिचुएशन दे सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें आप उसे दे सकते हैं जिससे उसके अंदर की इन बातों को निकाल सकते हैं, उसके वैल्यूज को आप निकाल सकते हैं। इनफैक्ट वैल्यूज के बारे में तो मेजर जनरल साहब काफी लंबा बात करें, मेजर जनरल साहब भी, नितेश नीले जी काफी अच्छा बात करेंगे, लेकिन मेरा मानना है बगैर एथिक्स के कोई भी सिस्टम फेल कर जाए। जब अगर इंटीग्रिटी नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि चाहे कितना भी नॉलेज हो, कितना भी एक्सपर्टीज हो, वो सिस्टम अपने आप को खाना चालू कर देगा। जैसे कैंसर होता है, कैंसर अपने आप को खाता है, वैसे वो खाना चालू कर देगा, वो पैरासाइट हो जाता है। तो इंटीग्रिटी तो बहुत आवश्यक है। ऐसे प्रश्न भी आप उनसे पूछ सकते हैं, उन्हें पूछने को, उन्हें इंटरेक्ट करने को, उन्हें अधिक से अधिक बोलने का मौका दीजिए। आप अपना ज्ञान न दिखाइए उन्हें, आप उन्हें मौका दीजिए कि अगर 20 मिनट का इंटरव्यू हो रहा है तो मैं तो चाहता हूं कि 20 मिनट में कम से कम 15 मिनट वो बोले जिसको आप ध्यान से सुने। और जब आप ध्यान से सुनेंगे तो उसके बहुत सारे एस्पेक्ट आपको सुनने को मिलेंगे। उसे भाषण देने के लिए नहीं बुलाया, आपको अपना ज्ञान देने के लिए नहीं बुलाया, ये हो रहा वो हो रहा है, इसकी कोई बिल्कुल जरूरत नहीं। आप इंटरव्यूअर हैं, you need to be a good listener and you need to be a good observant। एक अच्छा ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, आपको नुएंसेस समझ में आना चाहिए, बिटवीन द लाइन्स आपको समझ में आना चाहिए कि कहां पे क्या चीज बोल रहा है, और उसका चाहे वो हाव भाव से। समटाइम पीपल क्रिएट फसाड ऑन देयर फेस, दे ट्राई टू शो समथिंग एल्स different to what they are real self is, which you can trust that। आप एक दो क्वेश्चन, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आप पूछेंगे, उससे वो सब चीजें निकल सकती है और सही बात सामने आ सकती है। मैं कहूंगा कि अगर हमारे सामने चॉइस है कि एक तरफ कोई बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल आदमी है और दूसरी तरफ नॉलेज थोड़ा कम है बट उसमें सच्चाई और ईमानदारी है, I will always select the one who has got a high ethical values, because somebody who has a high ethical values can always learn and do better, can perform and he be effective। but जो ज्यादा एक्सपर्टीज है और एथिकल कॉम्प्रोमाइज है, he will be a burden on the system। ये आपको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आपको आज के पूरे दिन के दौरान ऐसी तमाम सारी बातें बताई जाएगी जिससे कि आपके इंटरव्यू लेने की टेक्निक में और शार्पनेस आएगा। लेकिन मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, भगवान ने आपको यह मौका दिया है, आप नए लोगों को, एक नई क्रॉप तैयार कर रहे हैं, अमृत काल के लिए नए प्रशासकों की एक फसल आप तैयार कर रहे हैं। और हर समय, हर साल जैसे जैसे आप करेंगे वो और भी नई क्रॉप, जो कि हम तो 1947 के जो 100 साल पूरे होने वाले 2047, उसके करीब से करीब पहुंचते चले जाएंगे और देश का आर्थिक विकास बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में हमारे खुले दिमाग के, जो नई चीजों को अंगीकार कर सके, इनोवेट कर सके, टेक्नोलॉजी को प्लान कर सके, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में विश्वास करता हो, प्रोफेशनलिज्म, अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट नॉट एज ए रूटीन एटमॉस्फेयर में। बहुत सारे लोगों को कहता हूं कि ये तो मे बी दे वर गुड फॉर 60s, 70s, 80s, मे बी इवन 2000, बट अनफिट फॉर 2020s। एक नया युग है, एक नया भारत है, एक नया भारत जो कि अपने आप को एक नई ऊंचाइयों की तरफ लेके जाना चाहता है। उसमें हर एक को अपना योगदान देना है, और जिनको आप सेलेक्ट कर रहे हैं
उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं उसी पद पर, चाहे वो स्टेट का पुलिस ऑफिसर हो, स्टेट का कोऑपरेटिव ऑफिसर हो, स्टेट का वो एजुकेशन का ऑफिसर हो, स्टेट का वो प्रशासकीय ऑफिसर हो, पीसीएस हो, स्टेट का जज हो, जब तक उसको सही तरीके के लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे वो शायद आज के लिए उपयुक्त नहीं होगा। मैं इन्हीं बातों के साथ मैं समझता हूँ कि आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से नई नई चीज़ों को सीखने को मिलेगा। मैं समझता हूँ कि संजय जी ने अभी तो आपको नई बिल्डिंग दिखाई, उसकी तस्वीर दिखाई, आगे आने वाले बिल्डिंग के अंदर भी आपको बुलाएंगे, लेकिन आपको प्रयागराज का भी दर्शन कराएंगे। आप एक बड़े पवित्र स्थान पे, जहाँ पे माँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, हर कोई वहाँ पे आता है। और आने वाले 1 साल के बाद 2025 में वहाँ पे पूर्ण कुंभ होने जा रहा है। 12 साल के बाद जो कुंभ होता है, हम अपेक्षा करते हैं कि लगभग 40 करोड़ लोग आएंगे और इन्हीं प्रशासकों को इसको हैंडल करना पड़ेगा। और हैंडल कैसे होंगे? टेक्नोलॉजी के माध्यम से। 2019 में हुए थे, 2025 में भी और बेहतर होंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी और आगे बढ़ चुकी है। मैं आप सारे लोगों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप बहुत कुछ सीखें, आप अपने यहाँ जाकर के उसको लागू करें और उस जिम्मेदारी से जो परमपिता परमेश्वर ने आपको दिया है, उस जिम्मेदारी को समझते हुए एक नई क्रॉप, एक नई फसल ऐसे लोगों को पैदा करें जो कि पूरे जज्बे के साथ इस बदलते भारत के बदलाव में पूरी तेजी के साथ लग सके। धन्यवाद। जय हिंद।